भाभी जरा मेरा टिफिन दे दो, कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। ये ले बेटी तेरा टिफिन। तभी रमन भी वहां आ जाता है। माँ, तुम अकेले ही सारा काम क्यों कर रही हो? प्रतिज्ञा कहाँ है? तुम्हें उसकी फिटनेस का तो पता है ना, बैकयार्ड में एक्सरसाइज कर रही है। फिटनेस और एक्सरसाइज वगैरह ठीक है, लेकिन उसे घर के काम में तुम्हारी मदद भी तो करनी चाहिए। अरे ठीक है, सीख जाएगी। जब तक मैं हूं तुम्हें किस बात की फिक्र? हाँ। इसके बाद रमन और उसकी बहन दोनों घर से निकल जाते हैं और सास घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिज्ञा अपनी एक्सरसाइज पूरी करके थकी हुई गार्डन में ही बैठ जाती है। आज तो पूरे 2.5 घंटे एक्सरसाइज कर ली। नाउ आई एम टायर्ड। थोड़ी देर आराम करके फिर शाम को योगा करूंगी। प्रतिज्ञा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। रमन और रेखा भी घर वापस आ जाते हैं, पर प्रतिज्ञा अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकलती, जिस पर एक बार फिर अपनी माँ को अकेले काम करते हुए देखकर रमन उनसे कहता है, माँ, तुम हर समय अकेले काम में लगी रहती हो। आखिर प्रतिज्ञा पूरा दिन करती क्या है? बेटा, वो थक कर आराम कर रही है, आ जाएगी। तुम हाथ मुंह धोकर डिनर करने आ जाओ। रमन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो सब डिनर करने बैठते हैं। तभी प्रतिज्ञा भी वहां आ जाती है और डिनर में बने खाने को देखकर बोलती है, मम्मी ये क्या, सब कुछ तला भुना बनाया है। ऐसा खाना आप सब और मेरी हेल्थ के लिए कितना खराब है। प्रतिज्ञा, तुम खुद कभी माँ की मदद करती नहीं और ऊपर से खाने में नुक्स निकाल रही हो। अरे बहू, हम सबकी हेल्थ के बारे में ही तो सोच रही है। बहू, मुझे ना वो डाइट वाला और बिना घी तेल का खाना बनाना आता नहीं। कुछ नहीं होता मम्मी, वो भाभी बना लेगी। आखिर इतनी फिटनेस फ्रीक है, डाइट फूड बनाना भी जरूर आता होगा। वो सब डिनर करके सोने चले जाते हैं। अगली सुबह फिर हमेशा की तरह प्रतिज्ञा अपनी एक्सरसाइज और योगा करने लगती है और उसकी सास घर का सारा काम, जिसे करते हुए अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है और सीने में दर्द शुरू हो जाता है। मर गई बहू। रमन, अरे कोई तो सुनो। और इसी बीच वे बेहोश हो जाती हैं। सास की आवाज सुनकर प्रतिज्ञा और उसका पति भागते हुए रसोई में आते हैं, जिसके बाद उन्हें लेकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर प्रतिभा की सास का चेकअप करके कहते हैं, अरे इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बहुत हाई है और दिल भी कमजोर होता जा रहा है। इनका लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदत बदलनी होगी। सिर्फ लाइट एंड नॉन ऑयली फूड ही खाना है और कुछ समय तक पूरा रेस्ट, साथ में कुछ एक्सरसाइज या योगा करे तो अच्छा रहेगा। पूरी जांच के बाद डॉक्टर उन्हें घर भेज देते हैं। अब घर का सारा काम प्रतिज्ञा को करना पड़ता है, जिससे वो अपनी सास के साथ पूरे घर को डाइट फूड खिलाना शुरू कर देती है। प्रतिज्ञा, ये क्या बेस्वाद और फीका खाना है, मैं ये सब नहीं खाने वाला। हाँ भाभी, बीमार तो मम्मी है, फिर हम ऐसा खाना क्यों खाएं? प्रतिज्ञा किसी की बात पर कोई ध्यान दिए बिना सास को बढ़िया एक्सरसाइज कराने के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हुए घर का काम करती रहती है। एक शाम रमन प्रतिज्ञा से चाय मांगता है। ये लीजिए, पर मैंने इसमें चीनी थोड़ी कम डाली है। रमन चाय पीता है और तुरंत ही उसे दोबारा कप में पलट देता है। अर्र, कौन सा जहर है? अरे जहां खाने में नमक डालना होता है वहां डालती नहीं और इसमें नमक ही नमक भर दिया। उई माँ, सॉरी, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। अरे रहने दो, तुमसे फिटनेस का ध्यान रखने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद प्रतिज्ञा कपड़े धोने जाती है, जिसमें वो रंगीन और सफेद सब कपड़े एक जगह मिक्स कर देती है, जिससे एक कपड़े का रंग दूसरे पर चढ़ जाता है और उसी वजह से रेखा की नई ड्रेस खराब हो जाती है। भाभी, ये आपने क्या किया? मेरी नई ड्रेस थी, सारी खराब कर दी। सॉरी रेखा, मुझे पता नहीं था और मैंने सारे कपड़े एक साथ ही वॉशिंग मशीन में डाल दिए। जहां एक तरफ प्रतिज्ञा घर के हर काम में रोज कोई ना कोई ब्लंडर करती, वहीं सास को एक्सरसाइज कराने और हेल्दी फूड खिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ती,
जिस वजह से जल्द ही उसकी सास पहले से भी अच्छी हो जाती है। हेल्दी फूड तो ठीक है, पर बहू आज हम खीर बनाएंगे। मम्मी, मुझसे खाना तो ठीक तरह बनता नहीं, खीर कैसे बनाऊंगी? और अगर अच्छी नहीं बनी तो रमन गुस्सा हो जाएंगे। अरे कोई गुस्सा नहीं होगा, और देखना खीर भी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। प्रतिज्ञा की सास उसके साथ रसोई में जाकर उसकी मदद करते हुए खीर बनाना सिखाती है, जिसे खाकर रमन तारीफ करते हुए कहता है, वाह क्या टेस्टी खीर बनी है, मजा आ गया आज तो। आज ये खीर प्रतिज्ञा ने बनाई है। क्या बात, आखिर तुम खाना बनाना सीख ही गई? पूरा तो नहीं सीखा, पर सीख रही हूँ। और इसमें मैं अपनी बहू की बिल्कुल वैसे ही मदद करूंगी जैसे इसने एक्सरसाइज करने में मेरी मदद की। अब प्रतिज्ञा घर के काम में सास की मदद करने लगती है और उसकी सास एक्सरसाइज में प्रतिज्ञा को कंपनी देने लगती है, जिस पर दोनों सास बहू की जोड़ी को देखकर रेखा और रमन भी इंस्पायर हो जाते हैं। आज के बाद हम भी आपके साथ एक्सरसाइज करेंगे। अब पूरा परिवार एक साथ एक्सरसाइज करके डाइट फूड खाने लगता है। घर जमाई। विकी को हमेशा किस्मत ने उसकी मेहनत से ज्यादा दिया। पैदा हुआ एक बड़े घर में, मुंह में चांदी की चम्मच लेकर, और शादी भी की एक उससे भी बड़े घर में, सोने की चम्मच मुंह में लेकर। उसे मेहनत करने का शौक नहीं था, एक शौक था, वो भी घटिया शायरी करने का। उसकी हर बात शायराना ही होती थी, जैसे कि एक दिन, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, दूर से देखा तो चांद पे दाग था, पास से देखा साबुन का छाग था। ठोको ताली। अरे ऐसी शायरी करोगे तो ताली तो पता नहीं, कोई तुमको ही ठोक देगा। शायरी वो बिल्ली है जो किसी का भी रास्ता रोक दे, और क्या मैं किल हूं जो कोई मुझे ठोक दे। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। मैं निकला था गाड़ी लेके, लेकिन दौड़ के जा रहा हूं। मेरी शायरी कोई नहीं सुनता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। धीरे बोलिए जी, मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो तुमको सच में तुम्हारे मायके भेज देंगे। सस्ते साबुन से मेरी कॉलर चमकी नहीं, सच में चला जाऊंगा, मेरी बात कोई धमकी नहीं। अगर शायरी ही सुनानी है तो सुनाओ, लेकिन कोई काम धंधा भी तो करो। मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है, तो घर जमाई बन के खा रहे हो, और कल जा रहे हो ना अपने मायके, तो आज ही चले जाओ मेरी बला से। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था हमें। अरे चुप हो जाओ, तुमको मिर्जा गालिब की कसम। अरे जाना है तो जाओ, लेकिन पहले मेरे मम्मी पापा से मिलकर जाओ, वरना वो क्या सोचेंगे। लेकिन विकी अकेले ही अपनी कार लेकर अपने मायके यानी कि अपने खुद के घर पहुंच जाता है। अरे बेटा, तू अचानक, बहू कैसी है? अरे माँ, बहू तो बिल्कुल बदल गई है, मुर्गी हाथ से निकल गई है। अरे क्या हुआ बेटा? उसकी आती नहीं है, मेरी जाती नहीं है, मैं करता हूँ शायरी, उसे भाती नहीं है। मेरे पास उसका फोन आया था बेटा, सही कह रही है वो, तुमको काम करना चाहिए तभी तो इज्जत मिलेगी। घर जमाई बनके सास ससुर के पैसों पर कब तक ऐश उड़ाते रहोगे? मेरी जिंदगी में हर तरफ से उंगली हो रही है, फोन पर मेरी चुगली हो रही है। अरे चुगली नहीं कर रही थी बहू, वो तेरा भला चाहती है बेटा। सूखे हुए कपड़े को भी गीला कह रहे हैं लोग, चुगली करने को मेरा भला कह रहे हैं लोग। ठोको ताली। ये सुन के माँ अपने हाथ से अपना सर पीट लेती है। अरे माँ, ताली की जगह माथा क्यों ठोक रही हो? बेटा तू ना आराम कर, तेरे पिताजी भी आने वाले हैं, खाना लगा देती हूँ। विकी अपने घर भी दिन भर टीवी देखता है, तरह तरह का खाना खाता है, दोपहर तक सोता है, चाय पीता है, वीडियो गेम खेलता है,
बस काम करने नहीं जाता। घर में नौकर चाकर है तो बिस्तर से हिलने तक की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार तो विकी अपने नौकरों को बिठाकर शायरी सुनाता रहता। कब जाओगे बेटा? अरे कैसी बात कर रहे हैं डैडी, क्या आप मेरे फादर नहीं? आप मुझे भगाना चाहते हैं क्या? ये मेरा घर नहीं। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा ही घर है। हम तो चाहते थे कि तुम यहीं रहो और मेरा काम आगे बढ़ाओ, लेकिन तुम ही चले गए घर जमाई बनने। अरे मेहनत तो गधे भी करते हैं। मैं अच्छी किस्मत लेके पैदा हुआ हूँ। मैं घर जमाई हूँ, ससुराल का फूल गेंदा हुआ हूँ। ठोको ताली। पिताजी और माँ सच में ताली बजा देते हैं। ऐसा पहली बार होता है जब विकी की शायरी पर किसी ने ताली बजाई हो। अरे आप लोग सच में ताली बजा रहे हैं? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे ससुर का फोन आया था। बोला जब तक घर जमाई जी कोई काम ना करने लगे हमारे यहाँ मत भेजना। अब तू तो काम करने से रहा और तुझे रहना भी है हमारे घर में ही, करेगा भी शायरी ही, और बार बार ठोको ताली बोलेगा तो आदत डाल ही लेते हैं ताली ठोकने की। विकी उसी वक्त खड़ा होता है और बहुत गुस्से में सीधे ससुराल के लिए निकल जाता है। फिर से आ गए? लेकिन सुमन को देखते ही विकी पिघल जाता है। अब सुमन, आई एम सॉरी। आज से ना मैं सिर्फ शायरी ही नहीं बल्कि काम भी करूँगा। तुम अपने ऑफिस में बात कर लेना, कोई भी मेहनत का काम कर लूँगा। मैं घर जमाई बन के रहूँगा लेकिन काम करूँगा और इज्जत से रहूँगा। मतलब सिर्फ तुम नहीं आए हो, तुम्हारे साथ तुम्हें अकल भी आ गई है। मैं अपने कारखाने का मैनेजर बनाता हूँ तुमको। कल से मेरे साथ चलना वहाँ। थैंक यू ससुर जी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, एक शायरी सुनानी पड़ेगी। है? जरूर। ससुर के पास पैसा होते भी मेहनत जिसको भाई है वही सच्चा दामाद है, वही अच्छा घर जमाई है। ठोको ताली। सब विकी की शायरी पर ताली ठोक देते हैं। शिक्षा, जब किस्मत आपको बहुत सारा दे दे तो उसकी कद्र करनी चाहिए और मेहनत करना कभी नहीं भूलना चाहिए। 3 दामाद की सास पार्ट 2। अब तक आपने सुना कि कावेरी जी अपनी तीनों बेटियों ईशा, मोहिनी और सुहाना की शादी 3 घर जमाई लड़कों के साथ करवा देती है। उन्हें लगता है कि ये लड़के शायद घर का कामकाज संभाल लेंगे, लेकिन उनके तीनों घर जमाई बहुत आलसी थे। वो नौकरी भी नहीं करते थे और बाहर का काम भी नहीं। कावेरी जी ने अपनी बेटियों से कहा कि वो प्रेगनेंसी का बहाना बनाकर अपने पतियों को सबक सिखाए। अब सुनिए आगे। मम्मी, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, लेकिन देखिए ना, विवेक का हाल तो वैसा का वैसा ही है। घर में ना सुबह का नाश्ता बनता है और ना खाना। नौकरी पर जाने की बात करूं तो खाने को दौड़ते हैं मुझे। हाँ मम्मी, मैंने भी सुमित को कितनी बार कहा कि अगर नौकरी नहीं करनी तो कोई छोटी सी दुकान ही खोल लो, घर का खर्चा कैसे चलेगा। देखो दोपहर के 12 बजने आए और जनाब अभी तक सो रहे हैं। हाँ मम्मी, ईशा और सुहाना ठीक कहती हैं। अविनाश का भी यही हाल है। जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कहा तो मुझसे कहने लगा, अरे दूसरी लड़कियां तो 9-9 महीने तक नौकरी करती है, बस डिलीवरी के टाइम छुट्टी लेती है। मोहिनी, तुम भी नौकरी करो। अब मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी। मम्मी बताओ अब मैं क्या करूँ। हे भगवान, क्या सोचकर घर जमाई दामाद लाई थी मैं कि मेरी बेटियां मेरे पास रहेंगी और खुश रहेंगी, लेकिन इन आलसी दामादों ने तो हमारी जिंदगी को भी प्रॉब्लम में डाल दिया है। मैं तो कहती हूँ मम्मी, हम लोग वापस अपनी जॉब पर जाना शुरू कर देते हैं। बता देते हैं इन लोगों को कि हमने प्रेगनेंसी का बहाना किया है। नहीं बेटा, ऐसी गलती भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो इन तीनों की आदत और ख़राब हो जाएगी। अरे आज नहीं तो कल कभी तो तुम प्रेग्नेंट होगी, तब वापस यही प्रॉब्लम आएगी। तब क्या करोगी तुम तीनों। हाँ मम्मी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। इन लोगों को तो सुधारना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? अपने बच्चों के आने की खबर सुनकर भी इन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा।
पैसे कमाने के लिए घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते ये तीनों। अब मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। तुम तीनों चिंता मत करो, उन तीनों को बुलाओ, फिर मैं बात करती हूँ। थोड़ी देर बाद कावेरी जी अपने तीनों दामादों को सामने बुलाकर अपनी बात कहना शुरू करती हैं। अविनाश, सुमित और विवेक, देखो बेटा, मैं ना तुम तीनों से बड़ा प्यार करती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें घर जमाई बना कर रखा है मैंने। अरे मम्मी जी, सीधे सीधे कहिए ना, क्या बात है? प्यार तो हम भी आपको बहुत करते हैं। अरे मम्मी जी, आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं। अरे भाई, आपके जैसी सास और कमाने वाली बीवी सबको मिलती है क्या? हाँ मम्मी, विवेक और सुमित ठीक कह रहे हैं। आपकी बेटी से शादी करके मेरी तो ज़िंदगी ही अच्छी हो गई है। जानती हूँ मैं, और ये भी जानती हूँ कि तुम तीनों अपने अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हो। बेटा, बात ऐसी है कि हमारे कुल गुरु ने कहा है कि प्रेग्नेंट होने के बाद मेरी तीनों बेटियां शुरू के 4 महीने हमारे गांव में जाकर रहेगी, जहां मेरे चाचा जी रहते हैं। अरे लेकिन क्यों मम्मी, गांव में जाकर रहने की क्या ज़रूरत है इन तीनों को? वो क्या है ना बेटा, हमारे परिवार को एक श्राप है। अगर मेरी बेटियों ने यहाँ पर बच्चा पैदा करने की कोशिश की तो उनके बच्चों को कुछ भी हो सकता है। इसलिए अब से लेकर 4 महीने पूरे होने तक इन्हें गांव वाले घर में रहना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मम्मी जी? हम भी वहाँ जाकर रहेंगे, पिकनिक मनाएंगे। अरे भाई, बीवी जहाँ हम भी वहाँ। हाँ यार, आइडिया तो बहुत अच्छा है। शहर की ज़िंदगी में रह रहकर परेशान हो चुके हैं, अब कुछ दिन गांव में बिताएंगे। तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम में से कोई भी वहाँ नहीं जा सकता, और मैं यहाँ रहूँगी ना तुम तीनों के साथ। 4 महीने की तो बात है, उसके बाद ये तीनों ही लौट कर आ जाएंगी। ठीक है मम्मी जी, अब हमारे बच्चों का सवाल है तो ये तो करना ही पड़ेगा। कावेरी अपनी तीनों बेटियों को कुछ दिन के लिए घर से बाहर कहीं दूसरे शहर में रहने के लिए भेज देती है। कुछ दिनों के बाद, अरे मम्मी जी, बहुत दिन से पिज्ज़ा नहीं खाया, मंगवाइए ना। क्या बताऊं बेटा, पहले तो बेटियां खर्चा दे देती थी क्योंकि उनकी नौकरी थी, लेकिन अब तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। थोड़े बहुत पैसे हैं जो बच्चों की डिलीवरी में काम आएंगे। लेकिन मम्मी जी, आपकी बेटियों को वापस आने में तो अभी बहुत वक्त बाकी है। वही सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ। सोच रही हूँ कल से दूध भी बंद करवा देती हूँ। अब दूध वाले को देने के लिए पैसे भी तो नहीं है ना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अगर दूध भी बंद करवा दोगी तो मुझे चाय कहाँ से मिलेगी? और चाय के बिना मैं तो मर ही जाऊंगा। क्या करूं बेटा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। इस तरह कावेरी जी धीरे धीरे अपने तीनों दामादों को पैसे देना बंद कर देती हैं और घर में खाने पीने की चीज़ें लाना भी बंद कर देती है। अब वो तीनों बुरी तरह से परेशान होने लगे थे, और इसलिए एक दिन तीनों प्लान करके घर से बाहर निकलते हैं। और बाजार में जाने के बाद, यार, अच्छा खाना खाए हुए कितने दिन हो गए, पता नहीं कब अच्छा खाना मिलेगा। हमारी बीवियों के जाने के बाद तो हमारी हालत भिखारियों जैसी हो गई है यार। कुछ भी हो, मुझे तो आज पिज्ज़ा खाना ही खाना है। जेब में 1 रुपया नहीं है और पिज्ज़ा खाएगा, कहाँ से आएंगे पैसे? अरे देख, वहाँ सामने बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर पर काम करने के लिए एक आदमी की आवश्यकता है। भाई, मैं तो जा रहा हूँ, काम करूँगा और शाम तक पैसे लाकर आराम से पिज्ज़ा खाऊंगा। जा जा, तुझे कोई काम नहीं देने वाला, हम तो घर जा रहे हैं। चल भाई सुमित। सुमित और अविनाश वहाँ से चले जाते हैं और विवेक उस कंप्यूटर शॉप पर सारा दिन काम करके 5,000 रुपये कमा कर घर लौट कर आता है और अपने खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भी लेकर आता है। ये देखकर विवेक और सुमित के दिल में भी कुछ पैसे कमाने की इच्छा जागती है। अरे सुबह सुबह कहाँ चल दिए तुम? मम्मी जी, एक बहुत अच्छी जगह मिली है। कंप्यूटर पर काम करने के 5,000 मिले थे कल मुझे। अगर रोज काम करूंगा तो पूरे 40,000 की तनख्वाह। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी, आपको जाना ही चाहिए। सुमित और अविनाश विवेक को इस तरह तरक्की करते देखकर परेशान हो जाते हैं और वो दोनों भी काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे उन दोनों को भी काम मिल जाता है। अब कावेरी के तीनों दामाद छोटी मोटी नौकरी करके अच्छा पैसा कमाने लगे थे। एक दिन कावेरी उन्हें अपने पास बुलाती हैं। अरे वाह, विवेक 40,000 कमा लेता है, अविनाश 60,000 और सुमित तुम भी 40,000 के आसपास कमा ही लेते हो। कुल मिलाकर तुम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो बेटा। हाँ मम्मी जी,
बहुत मजा आता है जब महीने के एंड में मोटी रकम हाथ में आती है। पूछिए मत मम्मी जी, घर में रहकर रोटी बना बना कर और तो जैसा महसूस होने लगा था मुझे तो। हाँ बेटा, तुम तीनों की बात तो बिल्कुल ठीक है। और जानते हो, अब तुम तीनों की पत्नियां भी वापस लौट कर आने वाली है। लेकिन मम्मी जी, अभी तो उन्हें गए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। आपने तो कहा था वो 4 महीने के बाद लौट कर आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं सिर्फ तुम तीनों को सबक सिखाना चाहती थी कि आदमी घर में बैठकर बीवी की कमाई खाता हुआ अच्छा नहीं लगता। इस दुनिया में हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, चाहे वो औरत हो या आदमी, ताकि अपने परिवार को संभाल सके। कावेरी की बात सुनकर उन तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और कावेरी उन्हें सच बता देती है कि ईशा, सुहाना और मोहिनी शहर में ही कहीं दूसरी जगह रह रहे थे। शाम के वक्त उन तीनों की पत्नियां लौट कर आ जाती है और कावेरी जी का परिवार एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगता है। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 बहुओं के रवैये से सासू माँ बहुत परेशान थी। दरअसल बात ये थी कि तीनों बहुओं में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। तब से ही तीनों एक दूसरे से मुंह फुलाए रहती थी। ना कोई सीधे मुंह किसी से बात करती, ना किसी का कहना मानती। पड़ोसी भी इस बात को जानते थे और जाने कैसे कैसे बातें भी करते। इसीलिए सासू माँ ने तीनों बहुओं को तुरंत अपने कमरे में बुलाया। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम तीनों अलग अलग सारे काम कर रही हो। ये सब नहीं चलेगा, तीनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर एकदम से बड़ी बहू बोल उठती है। नहीं मम्मी जी, मैं इन दोनों के साथ कुछ नहीं कर सकती। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, फिर भी ये मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानती। अरे जेठानी जी, जानबूझकर मुझे डबल काम करवाती है आप। और छोटी मुझसे टेढ़े मुंह ही बात करती है। इन दोनों के बीच हमेशा सैंडविच बन जाती है मेरी, और मैं हमेशा आलू की तरह बीच में मसली जाती हूँ। मम्मी जी, इन दोनों को लगता है कि मैं छोटी हूँ तो इनके पैरों तले दब जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना इन दोनों का है। बड़ी आई दोनों मेरी चुगली करने के लिए, मुझे क्या कम समझ रखा है। तीनों बहू एक दूसरे से बहस करने लगती है और सास दोबारा ये देखकर टेंशन में आ जाती है और सबसे कहती है, चुप हो जाओ, अब से तुम तीनों सारे काम एक साथ करोगी, आंख बंद करके एक दूसरे की बात सुनोगी। तुम तीनों इस बात को गांठ बांध लो, वरना अगली छुट्टियों में तुम्हारा अपना मायके जाना कैंसिल। सास की बातें सुनकर डर के मारे तीनों हामी भर देती हैं। जी मम्मी जी, मैं समझ गई। हाँ मम्मी जी, जैसा आप कहें। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। तीनों बहू सास की बात को गांठ बांध लेती है और वादा करती है कि अब से सारे काम वो तीनों एक साथ मिलकर ही करेंगी। ये सब देखकर सास खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। नीचे जाकर वो देखती है कि घर में शर्मा जी आए हुए होते हैं। सास जोर से आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, जरा चाय बनाकर तो लाना, शर्मा जी आए हैं। सास की बात सुनकर तीनों बहू तुरंत किचन की ओर भागती है और चाय बनाना शुरू कर देती है। मुझे तो एकदम मसाले वाली कड़क चाय पसंद है, तो हम शर्मा जी के लिए मसाले वाली चाय ही बनाएंगे। अरे नहीं दीदी, गर्मी के मौसम में मसाला चाय कौन पीता है? मैं तो शर्मा जी के लिए इलायची वाली चाय ही बनाऊंगी। ये कैसी बात कर रही हैं आप दोनों? मेरी मम्मी ने सिखाया है कि मेहमान को ज्यादा दूध और शक्कर वाली चाय देनी चाहिए, वरना वो घर वालों को कंजूस समझते हैं। तो मैं तो शर्मा जी को ऐसी ही चाय दूंगी। तीनों बहुएं अपने अपने तरीके से चाय में शक्कर, मसाला, पत्ती सब डाल देती है। उबलने के बाद तीनों मिलकर चाय बाहर लेकर जाती है और शर्मा जी और सासू माँ को देती हैं। चाय पीने के बाद शर्मा जी सासू माँ को देखकर शर्मा जाते हैं और शर्मिंदा महसूस करते हैं कि आखिर उन्होंने चाय पीने के लिए हामी क्यों भरी।
सासू माँ भी चाय पीना शुरू करती है और कहती हैं, अरे बहू, ये कैसी चाय बनाई है? चाय है या मीठे दूध की बासुंदी? हाँ, चाय अच्छी नहीं लगी क्या? कोई बात नहीं, हम पराठा बनाकर लाते हैं। चलो चलो अंदर। हाँ हाँ चलो। हाँ, आती हूँ मैं भी। नहीं नहीं, मेरा पेट चाय ने ही चौपट कर दिया, वही काफी है। पराठे से पोपट नहीं करवाना, मैं तो चलता हूँ। शर्मा जी चुपचाप पतली गली से निकल जाते हैं। अगले दिन सास बहुओं से कहती है, अरे बहू, जाओ जाके ऊपर के गेस्ट हाउस की सफाई कर दो। कल हमारे यहाँ मेरे दूर के रिश्तेदार आने वाले हैं, तो पूरे कमरे को चमका देना, समझी? तीनों बहू सास की बात को मानकर ऊपर सफाई करने चली जाती हैं और तीनों कमरे की सफाई चालू कर देती है। बड़ी बहू मकड़ी के जाले साफ करती है, तो बीच वाली झाड़ू लगाना और छोटी वाली सर्फ डालकर जमीन धोना शुरू कर देती है। अरे दीदी, जिठानी जी, अभी मैंने पूरी फर्श धोई और आप फिर से धूल नीचे गिरा रही हैं। और मछली जिठानी जी, आप बिना झाड़ू की धूल यहाँ छटक रही हैं। अरे तीनों को साफ करना है, एक साथ सफाई करते हैं ना। अरे वही तो, हम साथ साथ हैं, घर साफ साफ है। तीनों बहू ऐसे ही काम में उलझ जाती है और 2 घंटे तक एक ही कमरे की सफाई करती रहती है। बहुत देर से अपनी बहुओं को ना देखने के कारण सास ऊपर कमरे में उन्हें देखने जाती है, लेकिन कमरे में घुसती ही वो गीली फर्श पर फिसलने के कारण नीचे गिर जाती है। ओरी मोरी मैया, हड्डी मरोड़ के रख दी, आए मेरी तो कमर ही टूट गई रे। तीनों बहुएं सास को उठाती हैं और बिस्तर पर सुला देती है। अरे मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, दबा दो, आराम मिलेगा। हाँ जी माँ जी। अरे जी माँ जी, जी माँ जी। और तीनों बहुएं एक साथ सास के हाथ को दबाना शुरू कर देती हैं। माँ की तो चीख ही निकल जाती है और नतीजा ये होता है कि सास के बचे हुए शरीर में भी दर्द उठ जाता है। हाय राम, ये क्या कर दिया तुम तीनों ने। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है कि तुम जैसी बहुएं मुझे मिली। हे भगवान, पूरे शरीर में दर्द बढ़ गया है, अब तो पता नहीं कि चल भी पाऊंगी या नहीं। माफ करो, मुझे गलती हो गई मुझसे कि तुम तीनों को एक साथ काम करने के लिए बोला। सोचा था तीनों मिलके अच्छे से काम करेगी, लेकिन बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तुम लोगों ने ये बात ना आज साबित करके दिखा दी। तुम तीनों को तो समझाना यानी मानो भैंस के आगे भी न बजाना है। तुम्हें अकेले अकेले काम करना है ना, तो अब से तुम अकेले ही अपना अपना काम करो। तीनों बहुएं वहां से जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो? आप ही ने तो कहा कि अपना अपना काम करो, तो मुझे मुल्तानी मिट्टी लगानी है। अरे मुझे भी तो नेल पॉलिश लगानी है। मुझे ना मेहंदी लगानी है। सास अपना सर पीट लेती है और कहती है, अरे मुझे भी लगाना है कुछ। क्या माँ जी? क्या माँ जी? क्या माँ जी? तुम्हारे घर वालों को फोन तुम्हारी हरकतें बताने के लिए। सास पंजाबी में कहावत है, सास चंगी होवे या ते दीवार ते टंगी होवे। संगीता की शादी भी एक ऐसे ही घर में होती है जहां उसकी सास दीवार पर टंगी होती है। ससुर और पति शादी के पहले दिन उसे सास के फोटो के सामने ले जाते हैं, जहां ससुर जी कहते हैं, बेटा संगीता, ये तुम्हारी सास थी, बहुत नेक और भली, लेकिन थोड़ी गुस्सैल थी। गुस्सा आने पर सब तहस नहस कर देती थी, पर अब ये इस दुनिया में नहीं है। हाँ संगीता, माँ होती तो तुम इनकी कोई बात टाल नहीं सकती थी, वरना तो माँ घर में भूचाल ले आती। संगीता मन में खुश होती है कि अच्छा है कि ऐसी औरत अब इस घर में नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए वो जैसे ही सास की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है, ये क्या? सास उसे देखकर मुस्कुराने लगी। संगीता आंखों को मलकर एक बार फिर से देखती है।
लेकिन फिर सास के चेहरे का भाव, भंगिमा यानी एक्सप्रेशन बिल्कुल बदले होते हैं। वो अपने पति और ससुर को कहती है, माँ की तस्वीर तो स्माइल कर रही है। ना ना बेटी, ये कैसे संभव है? जरूर तुम्हें कोई गलती हुई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है तुम शादी की सारी फॉर्मेलिटी करते करते थक गई हो। तुम्हें आराम की जरूरत है संगीता। खैर, सारे संगीता की बात को इग्नोर कर कमरे में चले जाते हैं। वैसे सास की फोटो पर एक्सप्रेशन एक के बाद एक बदलते ही रहते हैं। सुबह होती है। पति और ससुर को काम पर भेजकर संगीता कमरे की सफाई करने में लग जाती है कि तभी उसे आवाज आती है, टेबल ठीक से साफ करो। ऐसे भी कोई टेबल साफ करता है? इससे अच्छा तो ये गंदा ही था। किसी औरत की आवाज सुन संगीता दंग रह जाती है और सोचने लगती है कि आवाज कहाँ से आई। आवाज को नजरअंदाज कर वो फिर से अपना काम करना शुरू करती है, लेकिन इस बार तो आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आती है। मेरा घर है ये। जब तक मैं थी चमका कर रखती थी, हर एक चीज शीशे की तरह थी। तुम्हें तो ना सफाई आती है ना कुछ पता है। क्यों तुम्हें मेरे घर की जिम्मेदारी दे दी गई है? पता नहीं तुम में मेरे बेटे को क्या दिखाई दिया। मैं होती तो एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लगा देती। अब संगीता को समझने में देर नहीं लगी कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी सास की है, जो दीवार पर टंगी है। वो उसके पास जाती है और कहती है, नमस्ते सासू माँ, मुझे तो कल ही लग रहा था कि दीवार में कुछ काला है। वो दीवार नहीं, दाल होती है पगली। सही पकड़े हैं सासू माँ। तो क्या हो गया आपको जो आप यहाँ भी चैन से नहीं बैठी हैं? सुना मैंने आपका व्यवहार काफी गुस्से वाला था। चुप रह तू, ज्यादा बकर बकर ना कर। घर का काम करना तो आता नहीं, आई है मुझसे बहस करने। हाँ देखिए सासू माँ, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करिएगा। तभी पीछे से संगीता का पति आता है। अरे संगीता, किससे बात कर रही हो? कौन है वहाँ? संगीता की सास की फोटो फिर से पहले जैसी हो जाती है। आपकी माँ से कह रही थी कि मुझे काम करना आता। अरे संगीता, माना सास के ताने हर बहू को अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ तो माँ है ही नहीं। तुम तो फोटो से ही तुम भी लाजवाब हो संगीता। किसी को विश्वास नहीं होता कि संगीता अपनी मरी हुई सास की फोटो से बात करती है। वहीं आए दिन संगीता की सास संगीता को किसी न किसी बात पर आते जाते ताने देती। संगीता को भी अब सास के तानों और उनसे बात करने की आदत हो गई। वो कभी खानदान की कहानी तो कभी तीज त्योहार कैसे मनाए या किसी व्यंजन की रेसिपी सास से ही पूछती। सारा दिन घर में अकेली संगीता की सास अब उसके लिए तानों के साथ पक्की साथी की तरह भी रहने लगी थी, जो किसी और को नहीं बल्कि संगीता को ही सुनाई देती। तो देखा आपने, सास बहू का रिश्ता हर रिश्ते से ऊपर होता है, फिर चाहे वो खट्टा हो या मीठा। नौकरानी एक घर के लिए कितनी जरूरी होती है, आइए देखते हैं। अरे बहू, ये देख, सारा साबुन बर्तन में रह गया। ये नौकरानी कोई काम नहीं करती, गंदा काम करके चली जाती है और ढेर सारा पैसा ले जाती है। अरे मम्मी जी, उसने तो साफ किया ही था। मेरे ही हाथ से इस ग्लास में सर्फ गिर गया था। अरे बस कर झूठी, उसे बचाने के लिए सारी जुगत लगा ले, लेकिन मैं तो इसे निकाल कर ही रहूंगी। हमारे जमाने में ना कोई नौकरानी थी और ना ही ये चिकने बर्तन। चूल्हे के जले बर्तनों को राख रगड़ कर साफ किया करती थी मैं। अरे माँ जी, मैं कहाँ बचा रही हूँ उसे। और वैसे भी आजकल नौकरानी जरूरत नहीं, स्टेटस सिंबल बन गया है। अब आप बताओ, मैं मुन्ना को नीचे घुमाने ले जाऊं तो लोगों से क्या बोलूं? झाड़ू पोछा खुद लगा रही हूँ। लोग सीधा यही पूछते हैं कि कौन सी नौकरानी काम कर रही है तेरे घर पर। अरे बस कर, ये भी कोई बात होती है? मम्मी जी, आप नहीं समझेंगी। शाम को नौकरानी घर आकर काम कर ही रही होती है कि सास को कहती है, माँ जी, एक बात बोलूं, बुरा न मानना। अरे वैसे तो मुझे तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है,
बात क्या खाक पसंद आएगी। अरे माँ जी, सुन तो लीजिए क्या कह रही है। तो मैंने कौन सा उसका मुंह पकड़ लिया है? अरे माँ जी, वो लाल साड़ी पहनती हो ना, ना पहना करो। सास का गुस्सा अब तो 7वें आसमान पर होता है। अरे वाह जी वाह, क्यों ना पहना करूं? और तू होती कौन है ये बताने वाली कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं? अरे माँ जी, पूरी बात तो सुन लो, वो बोलना क्या चाह रही है। अरे बुरा न मानो आंटी जी। अरे कौन है आंटी? अपनी उम्र देखी है तूने? 2-4 साल ही छोटी होगी मुझसे और मुझे आंटी बोल रही है। बहू सर पर हाथ रख लेती है। अरे अच्छी खासी उम्र दराज हो और आंटी ना बोलूं? मैं तुम्हारी बहू से भी 4 साल छोटी हूं। क्यों दीदी? बोलती भी क्या, एक तरफ सास यानी पति की माँ, तो दूसरी तरफ नौकरानी जिसके बिना घर का काम नहीं चल सकता। वो दरअसल माँ जी की शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी ना। अच्छा ये झगड़ा छोड़ो, ये बताओ तुम माँ जी को लाल साड़ी पहनने से क्यों मना कर रही हो? वो ना, इनकी उम्र की सारी औरतें सोसाइटी में इनके लिए बात करती हैं कि तुम्हारी सास बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम है। बहू को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अरे वाह वाह, कौन बोलता है जी? खुद क्या है यहाँ की औरतें, बाल सफेद लेकिन टाइट जींस और कोई कुछ भी पहने। अरे पहनना हमारा निजी हक है, किसी को कुछ हक नहीं बनता कि वो मेरी सास के लिए कुछ बोले। मैं आज ही जाकर माँ जी के लिए लाल जींस लेकर आऊंगी, फिर देखो कोई क्या बोलता है। अरे चुप लाल जींस। अरे सुन नौकरानी की बच्ची, जाकर बोल दे उन लोगों से कि उन लोगों की तरह मैं उड़ती नहीं फिरती हूं घर बार छोड़कर। अपने बच्चों और नाती पोतों में मन लगाती हूं, ना कि सारा दिन ताश के पत्तों में आंख गड़ाकर 3 पत्ती खेलूं। नौकरानी वहां से चली जाती है। वैसे बहू, नौकरानी के क्या फायदे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन सबसे अच्छा तो ये कि पता चल जाता है कि कौन किसके लिए क्या बोल रहा है। सोसाइटी में तेरा नौकरानी रखने का इरादा बिल्कुल ठीक था। अगले दिन उन लोगों के घर की बेल बजती है। बहू दरवाजा खोलती है कि सामने कुछ औरतें खड़ी होती हैं। अरे बहू, कहाँ है तेरी सास? बुला जरा। अरे बहन जी, आप सारी एक साथ आइए आइए, कैसे आना हुआ? अरे 3 पत्ते खेलने आई हैं, क्यों खेलोगी? क्यों नहीं, वैसे भी बड़े दिन हो गए, एंटरटेनमेंट हुआ नहीं। बहू जा जाकर पकोड़े तो बना ला। अरे बस करिए, आगे कुछ पीछे कुछ। वैसे तो कहती है कि परिवार पर ध्यान देती है, हमारी तरह 3 पत्तियां नहीं खेलती। हमने कौन सा परिवार छोड़ दिया? सास सक पका जाती है। अब ये किसने कहा? मैं तो कहती हूं कि मैं भी थोड़ा बाहर निकलूं। आपने ही तो कमला नौकरानी से ये सारी बात की थी। सास और बहू को अब सारी कहानी समझ आ जाती है कि सोसाइटी की औरतें क्यों भड़क रही हैं। माफ करिए आंटी, मैं छोटी हूँ, लेकिन फिर भी पहले तो आप लोगों ने माँ की लाल साड़ी का मजाक उड़ाया था ना। हाँ उड़ाया था, लेकिन उससे पहले तो तुम लोगों ने हमारी जीन्स के बारे में बात की थी। अरे क्यों ना पहने हम जीन्स, तुम्हारे पैसों की थोड़ी ना है। सास और बहू सर पकड़कर बैठ जाती है। देखा बहू, ये खेल कर गई तेरी नौकरानी, यहाँ की बात वहां तो वहां की बात यहाँ। दोनों किसी तरह औरतों को समझा बुझाकर घर भेजती है और कसम खाती है कि नौकरानी को नौकरानी ही रहने देंगी। नई नई शादी करके आई थी पूर्णिमा। उसके पति प्रकाश को हर बात के बाद हरे मजाक कर रहा था बोलने की आदत थी। एक दिन पूर्णिमा चाय बना रही होती है। सुनो ना, ये मसाला चाय में सच में अगर मिर्ची, नमक, प्याज, लहसुन वगैरह का पेस्ट मिला दे तो चाय मसालेदार हो जाएगी ना? अरे आप कुछ भी मत बोलिए। अरे मजाक कर रहा था। प्रकाश कभी कभी मजाक करता था,
लेकिन कई बार उसका मजाक ऐसी बात के साथ आता जिसको सुनने के बाद किसी को मजा तो नहीं पर गुस्सा जरूर आ जाता। जैसे एक दिन प्रकाश ऑफिस जाते हुए हड़बड़ी में कहता है, अरे मेरे मोजे कहाँ मौज मार रहे हैं? अभी लाई। पूर्णिमा प्रकाश को मोजे लाकर दे देती है। अरे मेरी फाइल कहाँ है? मैं लेट हो रहा हूँ। रुकिए, अभी लाई। फाइल भी आ जाती है। अरे वो टिफिन तो ला दो, कितना लेट करवाओगी? एक तो सामान इधर उधर पटक देते हो, मुझे ढूंढ के लाना पड़ता है, फिर मुझे कहते हो कि लेट हो रहा हूँ। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। 8 हाथ नहीं है मेरे, 2 ही है। ऑक्टोपस दिख रही हूँ क्या? हाँ हाँ ठीक है, जाओ जल्दी से टिफिन लेकर आओ। 2 हाथ तो है ना, उन्हीं का ठीक से इस्तेमाल कर लोगी तो लेट नहीं होऊंगा मैं। पूर्णिमा टिफिन लेकर आ जाती है। वैसे तुम थक जाती होगी ना इतना सब काम करके। हाँ, और नहीं तो क्या। तो मैं कुछ इंतजाम कर लेता हूँ। काम वाली लाओगी क्या? अरे नहीं नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा। 2 पत्नी होंगी तो काम आसानी से हो जाएगा ना। क्या? अरे मजाक कर रहा था। प्रकाश तो मैं मजाक कर रहा था कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन पूर्णिमा के मन से प्रकाश की 2 शादी वाली बात का दुख पूरे दिन नहीं जाता। शाम को प्रकाश ऑफिस से लेट वापस आता है। हाथ मुंह धोऊंगा, टॉवेल लगा देना, फिर खाना खाऊंगा, खाना भी लगा देना। देखो लेट मत करना। सब काम आराम से ही होंगे। आप भी तो लेट आए हो ना ऑफिस से। अरे यार, मैं काम कर रहा था ऑफिस में, तुम क्या कर रही हो? घर में जो खाना, साफ सफाई ये सब होता है ना, इसको भी काम ही कहते हैं वैसे। अरे ठीक है ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। ऑफिस से आकर मेरा हाथ बटाओगे घर के काम में? अरे नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा ताकि सफाई तुम कर लो और खाना दूसरी बीवी बना ले। प्रकाश, तुम ना थोड़ा सोच समझ के बोला करो। अरे मजाक कर रहा था यार। प्रकाश और पूर्णिमा साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। प्रकाश अपनी धुन में खाना खा रहा होता है, जबकि पूर्णिमा इस बात को लेकर उदास है कि प्रकाश हमेशा कोई दुखी कर देने वाली बात ही बोल देता है और उसके बाद मजाक कर रहा था कह के खुद को बचा लेता है। रात को सोते वक्त पूर्णिमा ने सोच लिया था कि प्रकाश से इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। अगली सुबह भी प्रकाश ने ये लाओ वो लाओ का तांडव शुरू कर दिया। अरे काले वाले जूते कहाँ हैं? बेड के नीचे। अरे टिफिन तो लाओ जरा। ले आऊंगी, पर पहले कुछ बात करनी है। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात करनी है तुमको? ये जो रोज दूसरी शादी करने की बात करते रहते हो ना आप, मेरा मन दुखी हो जाता है। मत बोलिए ना ऐसी बात। अरे पगली, पहले क्यों नहीं बताया? मैं इसका समाधान कर दूंगा। अब बोलना छोड़ दोगे ना? अरे नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा ताकि उसको तो बोल पाऊं। उफ़, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अरे मजाक कर रहा था। पूर्णिमा की बात को प्रकाश हंसी में उड़ा देता है। पूर्णिमा बहुत भारी मन से टिफिन लेकर आती है। ये लीजिए टिफिन। अरे मैं तो भूल ही गया, आज मेरे बॉस के बेटे की बर्थडे पार्टी है, तुमको भी बुलाया है, रात को तैयार रहना। रात को पूर्णिमा और प्रकाश बॉस के बेटे की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां प्रकाश के ऑफिस के और भी लोग हैं जिनको पूर्णिमा पहले से जानती है। केक कटता है, लोग खाना खा रहे होते हैं। वहीं पूर्णिमा और प्रकाश ऑफिस के लोगों के साथ बैठे बात कर रहे होते हैं। मेरे हस्बैंड तो खुद काम भी करते हैं और बच्चों को भी संभाल लेते हैं। हाँ भाई, अरे घर के थोड़े बहुत काम तो करने ही होते हैं ना। मेरी पत्नी भी अकेले सब कब तक करेगी? मैं तो सिर्फ ऑफिस का ही काम करता हूँ, घर का सब काम तो पूर्णिमा ही करती है। पूर्णिमा, तुम अकेले सब कैसे कर पाती हो? नहीं जी, बहुत थक जाती हूँ वैसे। तो प्रकाश से हेल्प ले लिया करो ना। अरे बोला तो है इनको, पर इन्हें लगता है कि ऑफिस का काम ही सब कुछ है, तो मैंने भी एक समाधान सोच लिया है। अच्छा, क्या पूर्णिमा, घर में काम वाली बाई रखोगी क्या?
अरे नहीं, दूसरी शादी करूंगी ताकि एक हस्बैंड ऑफिस का काम कर ले और एक मेरे घर में मदद कर ले। पूर्णिमा की बात सुनते ही सब कुछ सांप सूख जाता है और प्रकाश के मुंह से तो केक का टुकड़ा गिर जाता है। अरे क्या बोल रही हो? कुछ पता भी है क्या? अरे मजाक कर रही थी, वैसे ही जैसे तुम करते हो। प्रकाश का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उनकी आंखें भी खुल जाती है। प्रकाश समझ जाता है कि हर बात के पीछे अरे मजाक कर रहा था बोलने से वो बात मजाक नहीं हो जाती। संदीप ने अपनी माँ के कहने पर गांव में शादी कर ली थी। लड़की का नाम था सुनीता। माँ का कहना था एकदम मॉडर्न बहू नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गांव से आने वाली बहू सुंदर सुशील तो होगी और उसको गांव से बाहर भी निकाल लाएंगे, लेकिन उसके अंदर का गांव कैसे बाहर निकलेगा? शादी के कुछ दिन बाद, माँ टिफिन तो देना जरा। बेटा अब तो स्कूल नहीं ऑफिस जाता है, माँ से नहीं अपनी बीवी से टिफिन मांगा कर। ओके माँ। सुनीता टिफिन ले आओ। 1 किलो टिफिन, इसके अंदर पिस्ता डाल दिया है। पिस्ता? पिस्ता क्यों? सास जी ने बोला था ना कि आपको पिस्ता बहुत पसंद है। ओहो, मैंने पिस्ता नहीं पास्ता बोला था, पास्ता। पास्ता? कहीं होता है पास्ता? अरे बेटी तू रहने दे, मैं बना दूंगी। अच्छा किया कि पाव भाजी बनाने का नहीं बोला, वरना किसी के पाव बना देती है। सुनीता को बुरा लगता है, लेकिन उसकी नादान हरकतें कम नहीं होती। ऐसे ही एक दिन, अरे तुमने ये क्या लगाया है? अरे आप वो फूस फूस करके लगाते हैं ना, वही। डियो? का दियो? किसको दियो? अरे वही ना जिससे खुशबू आती है। हाँ हाँ सही पकड़े हैं। अच्छा लेकर तो आना। कौन सा डियो लगाया तुमने? अभी लेकर आते हैं जी। संदीप की बात मानकर सुनीता अंदर से खुशबू वाला फुसफुस लेकर आती है। ओएमजी! ओएमजी मतलब ओ माय गणेश ना। अरे ओएमजी छोड़ो, ये खुशबू वाला फुसफुस की बात कर रही थी तुम? हाँ इसी की, फिर से सही पकड़े हैं। अरे देवी, लेकिन आप सही नहीं पकड़े हैं, ये डियो नहीं है। डियो नहीं है तो क्या लियो है? अरे ये रूम फ्रेशनर है जिसको कमरे में छिड़कते हैं, खुद पर नहीं। कोई बात नहीं, माँ कहती थी आत्मा किराएदार है, शरीर एक किराए का कर्म। हम शरीर पे ये डाल लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे बहू, ओ बहू, मेरे लिए फल तो लिया, फिर मैं बाजार जाऊंगी। सुनीता अपनी सास के लिए फल लेकर आती है। अरे बेटा, पपीता, तरबूज और सेब फल ऐसे कैसे खा लूं? काट कर तो लिया। माँ जी, मेरे गांव में तो खेत से उठा के सीधा खा लेते हैं। अरे ये तेरा गांव नहीं है ना। अरे संदीप, तू ही कुछ समझा देना इसको बेटा। मैं कैसे समझाऊं माँ, ये तो माइक्रोवेव को भी भट्टी बोलती है। कल मैंने बोला हाय कैसी हो, तो बोलती है किसी को हाय नहीं लगानी चाहिए। अरे सुनीता, तेरा क्या होगा? अभी तो कैसे बताऊं माँ जी, अभी हम कुछ करेंगे फिर पता चलेगा क्या होगा, लड़का या लड़की। हे भगवान, कहाँ से आ गई है? रामपुर से जी, आप ही तो लेकर आए थे मुझे। अरे मुझे माफ कर दो। पहले कोई गलती तो करिए जी,
आपकी तो सारी गलती माफ कर देंगे हम। हाँ। अरे बहू, मेरी बात सुन। फल यानी कि फ्रूट जब भी लाए ना तो काट कर लाना, ठीक है? जी ठीक है माँ जी, फल यानी फ्रूट यानी काट के लाऊंगी। सुनीता रोज ही कोई ऐसी हरकत कर देती जिसकी वजह से उसे घर में दो बातें सुननी पड़ती। एक दिन, माँ, मेरे बॉस घर पर आने वाले हैं शाम को। उनका बर्थडे है, फैमिली साथ नहीं रहती उनके, तो यही पार्टी कर लेंगे। उनको अच्छा लगा तो शायद मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। मैं ना फ्रूट केक लाकर फ्रिज में रख दूंगी और तेरे साथ आज खाना मैं बनाऊंगी, ताकि जब साहब आए तो खाने में कोई गड़बड़ ना हो। शाम को जब सारी तैयारियां हो जाती है, संदीप के साथ बड़े साहब भी घर आते हैं। फ्रूट केक तो ले आना बहू, फिर खाना खाएंगे। अरे इस सब की क्या जरूरत थी? आपने बुलाया वही काफी है। सर, आपका परिवार शहर में नहीं है तो हम ही आपके परिवार जैसे हैं सर। इतने में ही सुनीता फ्रूट केक लेकर आती है और बड़े साहब की टेबल पर रख देती है, और जैसे ही केक के ऊपर का बॉक्स हटाती है, ओह, ये क्या है? केक तो कटा हुआ है। मैं तो ऐसा नहीं लाई थी। आप मुझे शाबाशी दे सकती है माँ जी, मैंने ही केक काट दिया। आपने कहा था ना, फल यानी फ्रूट यानी हमेशा काट के लाना, तो फ्रूट केक भी तो फ्रूट ही है ना, तो मैंने पहले ही काट लिया। हूँ ना मैं समझदार। अरे बहू, ये क्या किया? केक हमेशा वही काटता है जिसका जन्मदिन होता है। तुझे एक बात भी समझ नहीं आती, एक नंबर की बेवकूफ है। पूरा माहौल बिगड़ चुका था। संदीप को लगने लगा था कि साहब उसे प्रमोशन तो दूर की बात है, कहीं डिमोशन ना दे दे, लेकिन साहब बीच में ही बोल पड़ते हैं। अरे कोई बात नहीं, ये इनकी बेवकूफी नहीं है, इनका भोलापन है। बेटा, आप कहाँ से हो? रामपुर गांव से। अरे वाह, गांव से? फिर तो आपके गांव में ताजे फल और सब्जियां मिलते होंगे। हाँ, सही पकड़े हैं। हम तो काटते भी नहीं, सीधा खा लेते हैं। मैं ना एक बार तुम्हारे गांव घूमने जरूर चलूंगा। क्यों संदीप, ले चलोगे ना? मुझे गांव घूमना बहुत पसंद है। बस फिर क्या था, संदीप और सास दोनों खुश हो गए, क्योंकि साहब को सुनीता ने गांव की बात करके खुश कर दिया था। अब संदीप का प्रमोशन पक्का था। शिक्षा, कभी भी किसी भी गलती पर घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कि उस गलती की वजह से आगे बड़ा फायदा हो जाए। सिद्धि की शादी के बाद वो ससुराल चली जाती है। पीछे रह जाती है भाभी रानी। सिद्धि के ससुराल जाते ही भाभी कहती है, अरे वाह जी वाह, सारे कपड़े मेरे। हाय रे पैंट, अरे वाह वाह, मजा आ जाएगा। अरे ये सिद्धि की अलमारी के सामने खड़े होकर क्या बड़बड़ा रही है? जा जाकर देख मेहमानों को विदाई की मिठाई मिली कि नहीं। अब हाँ माँ जी, क्यों नहीं, लेकिन पहले कपड़े तो बदल लूं। अब रानी आ जाती है सिद्धि के उन कपड़ों में जो वो ससुराल जाने से पहले घर छोड़ जाती है। अरे रानी, कुछ दिन रुक जाती। अरे ये तो सिद्धि बिटिया को मैंने ही दिया था, बड़ा ही फबता था उस पर, तुझ पर तो कुछ खास नहीं लग रहा। अब वो ना मेरे सारे कपड़े गीले थे तो सोचा पहन लूं। वैसे भी सिद्धि को कौन सा दिन पुराने आउटडेटेड कपड़ों को पहनना है। वैसे भी ये सूट तो मैंने तभी पहना था, वैसे खास है भी नहीं ये। हाँ ठीक है, लेकिन ना मेरी सिद्धि पर तो जमता था। सारे मेहमान चले जाते हैं और सिद्धि ससुराल से मायके पहली बार आती है। ओह,
अपना घर, अपना कमरा, अपनी अलमारी। ये बोलकर जैसे ही सिद्धि अलमारी खोलती है तो सामने उसके कपड़ों की जगह कुछ और ही रखा होता है। माँ, ओ माँ, जरा कमरे में तो आना। सास और रानी वहां पहुंच जाते हैं। रानी ने पहनी होती है सिद्धि की जींस और टी शर्ट। अरे भाभी, ये क्या? ये तो मेरी बड़ी ही महंगी टी शर्ट है, इसे आपने घर में क्यों पहनी है? अरे बहुत मिलती है दीदी ये चौक की मार्केट में, 150 में। ओ भाभी प्लीज, ये एरोपोस्टल है, 2000 की एक टी शर्ट। ओह, 2000 में तो दीदी 4 साड़ी आ जाए। अब क्या बोलूं? भाभी, ये मेरी अलमारी में छोटू के कपड़े, तो मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरी अलमारी में? अब दीदी आपको कौन से पुराने कपड़े पहनने थे? माना भाभी, लेकिन मैं जब घर आती तो यही सब पहनती ना। अरे तुम तो बड़ी कंजूस हो दीदी। खैर, वक्त आता है जब सिद्धि ससुराल के लिए रवाना हो रही होती है। अरे रानी, अंदर से सिद्धि का गिफ्ट ले आ, लड़की पहली बार ससुराल से मायके आई है। रानी अंदर जाती है और एक सिंपल सी साड़ी लेकर बाहर आ जाती है। ये लीजिए माँ जी। सास बेटी को गिफ्ट देकर ससुराल भेजती है। अगले दिन रानी एक सुंदर सी साड़ी पहनकर सामने आती है। अरे रानी, ये तो वो साड़ी है जो मैंने सिद्धि को देने के लिए दी थी जब वो ससुराल ले जाती, लेकिन ये तूने कैसे पहन ली? अरे माँ जी, ये साड़ी तो मुझे बहुत पहले से ही पसंद थी, लेकिन चिंता ना करिए, मैंने सिद्धि के लिए भी अच्छी सी साड़ी दी है। हाँ। तभी सिद्धि का फोन आता है। क्या माँ, कुछ अच्छा तो दिया होता ससुराल ले जाने के लिए। अरे पहले दिखा दिया होता। ये चमकते हुए पैकेट में नौकरानी वाली साड़ी मत दिया करो माँ। अरे बेटे, वो तेरी भाभी ने ना गलती से उससे पैकेट बदल गया। हाँ, मैं कल ही तेरे भाई के हाथ से तेरा वाला पैकेट भेज दूंगी। अरे रहने दो माँ, आई एम श्योर भाभी ने अभी वही साड़ी पहनी होगी जो तुमने मेरे लिए रखी थी। तुम तो समझ नहीं पाई उनको। खैर छोड़ो, मैं ज्यादा बोलती अच्छी नहीं लगती, रहने दो, आपको उन्हीं के साथ रहना है, फिर बात करेंगे। सास को रानी पर गुस्सा आ जाता है। वो उसके कमरे में जाती है जहाँ वो शादी का एल्बम देख रही होती है। रानी, मार्केट जाकर एक ऐसी ही साड़ी लेकर आ, कल प्रतीक जाकर सिद्धि के घर दे आएगा। अरे क्यों माँ जी, कितनी साड़ी देनी है दीदी को? यहाँ कोई सेल लगी है क्या? अरे चुप कर, मेरे बेटी के हिस्से की साड़ी खुद पहन ली, अब ज्यादा ज्ञान बांट रही है। एक दिन सिद्धि का फोन आता है। माँ, मेरी सास ने आप सबको खाने पर बुलाया है। सारे लोग सिद्धि के ससुराल पहुंचते हैं। खाना खाकर वो लोग निकल रहे होते हैं कि सिद्धि की सास सभी को गिफ्ट देती है। अरे बहन जी, बेटी के घर का खाना खा लिया, यही बहुत है जो आप ऊपर से गिफ्ट भी दे रही है। अरे बहन जी, आप भी कहाँ इन बातों पर विश्वास कर रही हैं। सास सभी को गिफ्ट देती है, लेकिन रानी को जो साड़ी देती है वो अजीब सी हरे रंग की, लाल रंग की बड़ी छाप वाली होती है। अरे छी, ये कौन पहनेगा? सासू माँ को तो जरी वाली इतनी सुंदर, और मेरे लिए ये नौकरानी वाली। अरे भाभी, दरअसल मैं जब भी घर आती थी आप वापसी में ऐसी ही साड़ी देती थी ना, तो माँ ने सोचा कि आपको आपकी पसंद की ही साड़ी क्यों ना दी जाए। बेचारी रानी, बोलती भी तो क्या। सिद्धि और सास रानी का चेहरा देखकर हंसने लगती है, तो रानी समझ जाती है कि अपने ही बिछाए जाल में वो फंस चुकी है। डरपोक सास बहू। जिगर और बलराज अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद तानिया और उसकी सास घर के काम में बिजी हो जाती हैं। तभी रसोई में से तानिया के चिल्लाने की आवाज आती है। ओए माँ, बचाओ रे, उश, 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 भागो यहाँ से। तानिया की आवाज सुनकर उसकी सास भी वहां आ जाती है। अरे क्या हुआ? और इस तरह स्लैब पर चढ़कर क्यों बैठी हो? उस छिपकली की वजह से। है? छिपकली? अरे कहाँ है छिपकली? ऐसा बोलते हुए तानिया की सास भी डर कर स्लैब पर चढ़ जाती है।
अरे जब इन छिपकलियों को घूमने के लिए हमने दीवार और छत दी है, फिर ये हमारे घूमने की जगह पर क्यों उतर आती है? मुझे क्या पता, सामने बैठी है, आप ही पूछ लो ना, साथ में भगा भी देना। इस पर सास डरते हुए स्लैब पर बैठी बैठी ही छिपकली को भगाने की कोशिश करती है। हुश हुश हुश, अरे जा ना, वापस अपने घर जा। सासू माँ, छिपकली है, कुत्ता नहीं। अरे हाँ, छोटी सी ही सही छिपकली तो है, तो तुम ही भगा दो ना। तानिया की सास उसे स्लैब से नीचे गिरा देती है, जिस पर छिपकली तो डरकर भाग जाती है, लेकिन दोनों सास बहू के बीच टॉम एंड जेरी वाला खेल शुरू हो जाता है। आपने मुझे धक्का क्यों दिया? मुझे कुछ हो जाता तो, अगर वो मुझे खा जाती तो? अरे छिपकली थी, डायनासोर नहीं। हाँ, सिर्फ छिपकली ही थी, और आपको उससे डर नहीं लगता तो खुद क्यों नहीं भगा दिया? अरे तेरे होते हुए अगर मुझे काम करने पड़े, फिर बहू होने का फायदा क्या है? इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है। जिगर और बलराज भी ऑफिस से घर वापस आ जाते हैं, लेकिन सास बहू की तू मैं खत्म नहीं होती। आज इस सभा का मुद्दा क्या है? मम्मी ने मुझे छिपकली के सामने फेंक दिया। अरे वाह मेरे डरपोक, मुझ पर 30 साल से शेरनी जैसे हुक्म चला रही हो और एक छिपकली से डर गई। इस पर दोनों बाप बेटे हंसने लगते हैं, जिसे देखकर सास बहू एक दूसरे की शक्ल देखते हुए अब अपनी लड़ाई भूलकर उनसे लड़ना शुरू कर देती हैं। अरे आप ना ज्यादा बत्तीसी ना दिखाओ, नहीं तो शेरनी के एक पंजे से 32 के 32 दांत बाहर निकल आएंगे। अपनी माँ की इस बात पर अब जिगर अपने पापा को देखकर हंसने लगता है। अरे क्यों पापा, आ गया स्वाद? अभी आपको भी आएगा स्वाद। इस पर घर में सास बहू ड्रामा बंद होकर पति पत्नी नौटंकी शुरू हो जाती है, जिस पर तानिया से कहा सुनी के बीच जिगर अचानक चिल्लाते हुए कहने लगता है, कॉकरोच, इतना बड़ा कॉकरोच, हे भगवान, अब हमें इससे कौन बचाएगा? कॉकरोच का नाम सुनते ही दोनों सास बहू सारी लड़ाई भूलकर फुदक से कूदकर पास रखे सोफे पर चढ़ जाती हैं। अरे कहाँ है कमबख्त? अरे उसे भगाने की जगह अनाउंसमेंट तो ऐसे कर रहा है जिससे 12:40 की आखिरी लोकल है, छूटनी नहीं चाहिए। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। ठीक है भाई, अब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि आपके पीछे भी एक बहुत बड़ा कॉकरोच बैठा है। जिगर की बात पर एक बार फिर दोनों डर से उछल जाती हैं, जिसके बाद जिगर और बलराज इसी तरह कभी कॉकरोच तो कभी छिपकली का नाम लेकर उन्हें परेशान करते रहते हैं। अगली सुबह ये दोनों हमारे डर का ऐसे मजाक बना रहे थे जैसे खुद कभी किसी चीज से ना डरते हो। ये जिगर ना बचपन में तो चींटी से भी डर जाता था। पर मम्मी, उन्हें डराने के लिए मैं चींटी तो नहीं पकड़ सकती। अरे पागल औरत, इतना बड़ा होकर क्या वो चींटी से डरेगा? मतलब हमें बदला लेने के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। अरे वाह, क्या ब्रांड न्यू न्यूज़ दी है। सोचो अब। दोनों बहुत देर तक जिगर और बलराज को डराने के लिए अलग अलग तरीके सोचती हैं, पर किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती, जिस पर तानिया की सास उससे कहती है, हम उन्हें नहीं डरा सकते, पर अपना डर तो खत्म कर ही सकते हैं ना। अगर हमारा डर खत्म हो जाएगा तो फिर वो अपने मज़े के लिए किसे डराएंगे और इसी तरह उनका पचका हो जाएगा। हाँ, नाइस आइडिया, पर मुझे इससे डर क्यों लग रहा है? सास की बातों से डरते हुए भी वो दोनों अपने डर को खत्म करने के मिशन पर लग जाती है, जिसमें पहला कॉकरोच सामने आते ही वो डर कर भाग जाती है। हमसे ना हो पाई मम्मी, इससे आप ही निपटो ना। अरे क्या आप निपटो, साथ चल, नहीं तो तेरे ऊपर ना छिपकली गिरा दूंगी। हाँ बस, हाँ, पहले छिपकली पकड़ कर तो दिखाओ। अरे यार चल ना। इस पर दोनों भगवान का नाम लेते हुए एक वाइपर लेकर कॉकरोच के पास जाकर डरते डराते उसे भगा देती हैं, जिसके बाद उनमें थोड़ी हिम्मत आती है और वो दिन ब दिन एक एक कर अपने हर डर पर काबू पाने लगती हैं। कुछ हफ्तों बाद, वाह मम्मी, आइडिया तो मस्त था। अब कॉकरोच हो या उसका बाप, मैं किसी से नहीं डरती। अरे शाबाश। और मैं छिपकली हो या उसका पूरा गैंग, सबके छक्के छुड़ा दूंगी। पर मम्मी जी, उससे पहले किसी को सबक सिखाना है।
उसी रात जब बलराज और जिगर टीवी देख रहे होते हैं तो दोनों सास बहू प्लान बनाकर छुपके से उन पर नकली छिपकली और कॉकरोच फेंक देती हैं, जिसे देखते ही वो दोनों अपनी जगह से उछल खड़े होते हैं। अरे ओई माँ, छी छी, ये छिपकली कहाँ से आ गई? ओह, अब इस कॉकरोच को मेरे ऊपर से हटाओ ना। अरे क्यों बेटे, कैसे माँ याद आ गई? जब माँ को डर लग रहा था तब तो बहुत खिल्ली उड़ा रहे थे। ससुर जी, कॉकरोच से तो हम जैसे डरपोक डरते हैं, फिर आज आपको क्या हुआ? दोनों हंसने लगती है, जिससे जिगर और बलराज को भी उनकी गलती का एहसास होता है। जलेबी बाई। वर्मा जी के यहाँ एक काम वाली आई। उसका नाम था जलेबी बाई, क्योंकि उसके कोई भी काम सीधे नहीं होते थे। बात हो या काम, हर चीज घुमा के ही करती थी। अरे साहब, वो जो स्कूल में बच्चों की होती है ना, वो मुझे चाहिए। स्कूल में बच्चों को क्या क्लासेस क्लासेस क्यों चाहिए तुमको? अरे नहीं साहब, वो होती है ना गर्मी की। गर्मी की छुट्टी? हाँ हाँ, छुट्टी चाहिए 2 दिन की। अरे तो इतना घुमा कर क्यों बोल रही हो? सीधे सीधे बोलो ना। वैसे क्यों चाहिए तुमको छुट्टी? अरे मेरे भाई के जो पापा है ना, उनकी जो पत्नी है ना, उनके भाई के पापा की पत्नी को बुखार आ रहा है। हो, ऐसी पहेली मत बुझाओ कि मुझे बुखार आ जाए। अरे सीधे सीधे बोलो ना जलेबी बाई। अरे देखो, मेरे भाई के पापा, मेरे पापा, उनकी पत्नी यानी मेरी माँ के भाई यानी मेरे मामा के पापा यानी मेरे नाना, और मेरे नाना की पत्नी यानी मेरी नानी को ना बुखार आ रहा है साहेब। अरे जलेबी भाई, तुम 2 नहीं 10 दिन की छुट्टी ले लो। बस अगली बार से ना ऐसी छुट्टी मांगना हो तो अनुराधा से मांगना, मुझसे नहीं। ठीक है। एक और बात साहेब। एक और बात सुनी तो मुझे पागल खाने जाना पड़ेगा। अरे पागल खाने क्यों जाओगे आप? अरे चावल ही खा लो। अरे जलेबी भाई, दिमाग का ढोकला मत बनाओ, जाओ यहाँ से प्लीज। वर्मा जी जलेबी बाई की घूमी बातों से जान बचाने के लिए उसे लंबी छुट्टी दे देते हैं और अनुराधा को बताते हैं। अरे आज तो उसने मेरे दिमाग के तार ही उलझा दिए। कितना घुमा घुमा के बात करती है जलेबी बाई। अरे तुम कहो तो मैं तुम्हारा हाथ बंटवा दूंगा घर के काम में, लेकिन जलेबी बाई को तो और झेल नहीं सकता मैं भाई। अरे शांत हो जाओ, मैं संभाल लिया करूंगी उसे, लोड मत लो आप उसका। हाँ, तुम संभाल लेना उसको, वरना मुझे नहीं संभाल पाओगे। मुझे आगरा के पागल खाने में ही भर्ती होना पड़ेगा। आगरा क्यों जाना? मुझे तो लगता है जलेबी बाई इस घर में थोड़े दिन और रही तो हमारा घर ही एक मशहूर पागल खाना बन जाएगा। तो दूसरी काम वाली ढूंढ ले क्या? अरे आजकल तो हर काम वाली बाई जलेबी जितनी ही टेढ़ी होती है। निकालेंगे नहीं, सिखा लेंगे उसको हम। लंबी छुट्टी के बाद जलेबी बाई घर आती है। अरे आ गई जलेबी बाई, नानी कैसी है तुम्हारी? और वो जो 2 के पहले आता है और जो 0 के बाद आता है। अब 1? हाँ, 1 नंबर है। अच्छा, क्या हुआ था उनको? जो दिल टूटने पर होता है ना, चोट लगने पर होता है, पगार का पैसा कटने पर भी होता है। अरे क्या होता है? बुरा लगता है? अरे जो सर में होता है, पेट में होता है, और जिसे सही करने के लिए ना आदमी को डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। दर्द? हाँ, दर्द हुआ था उनका हाथ पैर में। अच्छा, बस मेरे दिमाग में दर्द होने लगा तुम्हारी जलेबी जैसी बातें सुनकर। एक काम करो, ऊपर गेहूं की पोटली रखी है,
तुम जल्दी से लेकर आओ, आज आटा पिसवाना है। जलेबी बाई भागकर छत पर जाती है और गेहूं की पोटली उठाने की कोशिश करती है, मगर वजन ज्यादा होने की वजह से उससे बोरी उठती नहीं। वो सोचती है कि पोटली जल्दी पहुंचानी है। बस जलेबी बाई के टेढ़े दिमाग में एक टेढ़ी तरकीब आती है। वो पोटली को छत पे घिसकर उसे बालकनी तक ले जाती है और छत से भीतर बरामदे में बोरी फेंक देती है। लो जी लो, हो गया जल्दी जल्दी काम। नीचे पहुंचती है तो देखती है कि अनुराधा वहां उसे गुस्से से देख रही है और नीचे पूरा गेहूं बिखरा पड़ा है। ये क्या किया? अरे पोटली में वजन ज्यादा था, आपने कहा था जल्दी से ले आओ, तो इससे जल्दी कैसे करती मैं बताओ तो। हाँ, अरे एक काम तो सीधा करो, अब क्या करेंगे इन गेहूं का? सब सत्यानाश कर दिया। अनुराधा सोच लेती है कि अब इस जलेबी को सीधा करना ही पड़ेगा, वरना बहुत परेशानी हो जाएगी। जलेबी बाई फिर भी सुधरती नहीं है। रोज कोई घूमी फिरी बात से वर्मा जी के दिमाग में शॉर्ट सर्किट करती है, तो कभी अनुराधा के काम बिगाड़ती। जैसे कमरे में झाड़ू लगाने का कहने पर कमरों की दीवारों पर झाड़ू टांग के कहती, लगा दी कमरे में झाड़ू। देखते ही देखते ये महीना खत्म हो जाता है। अरे दीदी, पैसे दे दो ना। पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है का मतलब? पैसे तो होते ही है ना घर में। अरे भरोसा नहीं है तो पूरे घर में ढूंढ के बता दे कहाँ पैसे हैं, मिल जाएगी तुम्हें। अबे ढूंढ के लाई मैं। जलेबी जल्दी से अनुराधा का पर्स लेकर आती है। अरे इसमें है ना पैसा। अरे मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे दीदी है ना, 2000 का नोट। अरे तो वो तो 2000 रुपए हैं, पैसे तो नहीं है। अरे दीदी दे दो ना, जल्दी घर जाना है, आज मेरी तारीख है। अरे पक्का आज तेरी तारीख है? हाँ दीदी, आज मेरी तारीख है, आज ही तो पगार लेती हूँ ना मैं। देखो आज तो 1 तारीख है, तेरी तारीख तो है नहीं आज। अरे दीदी दे दो ना, घुमा क्यों रही हो इतना? अच्छा कितनी पगार है तुम्हारी? 5000, आप ही ने तो तय की थी। 5 मतलब जो 4 के बाद आता है और 4 के पहले। हाँ हाँ दीदी। 5 वही जो 3 में 2 जोड़ के होता है। अरे हाँ दीदी हाँ। 5 वही ना जो 10 में से 5 घटाने पर होता है। अरे दीदी मैं समझ गई, अब आपको कभी नहीं घुमाऊंगी। प्लीज जल्दी से पैसे दे दो ना, सारी। और अब ना ये जलेबी बिल्कुल सीधी हो जाएगी कसम से। जलेबी बाई की अकल ठिकाने आ जाती है। अनुराधा जलेबी को पैसे दे देती है और कहती है, अब अगर तुमने हमें घुमाया ना तो तुमको कहीं दूर घूमने भेज देंगे, जहां से तुम घूमने के बाद कभी वापस ही नहीं आ पाओगी। समझ गई जलेबी बाई?